सो फ्रेंड्स, स्टॉक वर्सेस रियल एस्टेट एक बहुत पुरानी और बहुत लंबी डिबेट है जिसके अंदर हर बंदे से बात करें तो वो डिफरेंट किस्म का पर्सपेक्टिव देता है। इनफैक्ट मैं अपने ही चैनल पे बात करूं तो मैं मल्टीपल टाइम्स वीडियोस बना चुका हूं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने अभी पॉडकास्ट की थी रिसेंटली बहरोज के साथ, उनसे भी जब मेरी बात हुई थी वो तो कम्प्लीटली स्टॉक्स के लिए हैं और उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से वो ये बात करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हर बंदे का टेम्परामेंट डिफरेंट होता है, हर बंदे का की अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है, हर बंदे का जो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट होता है। तो इसलिए ये चीज़ कारपेट आप नहीं कह सकते कि किसी के लिए स्टॉक्स बेहतर है या प्रॉपर्टी बेहतर है। बहुत सारे लोगों ने स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं, बहुत अच्छी वेल्थ ग्रोथ देखी है पैसिवली। बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टीज़ के अंदर बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं और वो भी पैसिवली चलते हुए। ऑल्दो कि मैं कहता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ भी 100% पैसिव नहीं होती हैं, स्टॉक्स को आप फिर भी 100% पैसिव कह सकते हैं अगर आप ETF इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। आज की जो वीडियो है बेसिकली ये हम Q&A की सीरीज़ करते हैं। इसके अंदर मल्टीपल मैंने वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये जो इसका जो नंबर बनता है वो 13th नंबर बनता है। ऑल्दो कि उससे पहले मैंने बहुत सारी Q&A की वीडियोस बनाई थी, लेकिन अभी रिसेंटली जब मैंने पिछले 3-4 महीने से ज़रा इसको फ्रीक्वेंटली करना शुरू किया तो मैं अपने पास एक नंबरिंग रखता हूँ और ये 13th नंबर की Q&A की वीडियो है। इसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे ख़ुद भी एक पर्सपेक्टिव मिलता है, मुझे मल्टीपल तरह की चीज़ों पे बात करने की का मौका मिलता है। प्लस ये कि मुझे थोड़ी सी रिसर्च करने को मिलती है, डिफरेंट सिनेरियोज़ मिलते हैं। अब आप सोचें कि UAE के अंदर एक ग्रुप है सिंप्लीफाई का, मैंने पहले भी बात की हुई है, फेसबुक ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है। उसके अंदर जो उसका पूरा एक बैकग्राउंड है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ETF के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो लोग UAE आते हैं, चाहे वो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो एशियन एक्सपर्ट्स हों, कहीं के भी एक्सपर्ट्स हों सिवाय US के, अगर ये लोग आते हैं यहाँ पर तो उनको और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक ETF के अंदर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। उसके ऊपर उन्होंने वो पूरा ग्रुप बनाया हुआ है और उसके अंदर इतनी टेक्निकलिटीज़ हैं कि अगर उस एक ETF के ऊपर जाकर बात करना शुरू कर दें तो आपको 10 चीज़ें पता चलती हैं। आज जिस ईमेल पे अगर हम बात करें जाएंगे तो उसके अंदर मैं अभी एक इंस्टाग्राम की वीडियो देखा था मैंने। इंस्टाग्राम की वीडियो मुझे बहरोज़ ने फॉरवर्ड की थी। अब रील को ज़रा देखें, ये बड़े मज़े की रील है। वो एक बाबे साहब हैं जो अपनी बात करते हैं कि उन्होंने $17.5 मिलियन लूज़ किए थे। क्यों लूज़ किए थे वो एक अलग सीन है, लेकिन उनके डाइवोर्स के भी मसले थे, वो भी अलग अलग सीन है। मैं इस रील का लिंक भी लगा दूंगा वीडियो के नीचे, आप उसको अलग से भी जाके देख सकते हैं। What was the most amount of money that you've made in a single year? It was paper money. I eventually lost it because I didn't convert it to real money soon enough. How much was that, though? $17.5 million. $17.5 million? What happened that you made $17 million? That's incredible. It was stock options in companies with IPOs in 1999 and 2000, the height of the dot-com era, the bubble, as they say. My shares were locked up because of after the IPO, insiders have to wait 6 months. 6 months was the middle of the crash. And by the time I convinced my Merrill Lynch broker to sell the shares, they had collapsed, and he finally sold them for $350,000. So sell too soon. यूरोप से ईमेल आई है, कंट्री का नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे कहा था कि कंट्री का नाम ना लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। जो ये एक्सपर्ट हैं वो बेसिकली इंडियन है, लेकिन रहते वो यूरोप में हैं, इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। और ईमेल पढ़ते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग ईमेल है। हेलो, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई हैव बिन अ लॉन्ग टाइम फॉलोअर ऑफ योर चैनल। बहुत सारे लोग कहते हैं लॉन्ग टाइम, आई डोंट नो कि 4 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और कोई बंदा यूरोप में बैठ के पता नहीं कब से देख रहा होगा। दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया। जब भी मैं कहता हूँ लोगों को कि अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी के अंदर आएँ, लिंक्डइन के ऊपर आएँ। 4 साल पहले मुझे कोई नहीं जानता था इन टर्म्स ऑफ माई यूट्यूब थिंग, मतलब दुनिया में कोई नहीं जानता था। वैसे तो घर वाले जानते ही थे, लेकिन मुझे दुनिया में कोई नहीं जानता था। अब इसकी वजह से 75,000 सब्सक्राइबर्स हो गए यूट्यूब के ऊपर, तो और लिंक्डइन के ऊपर 6,000 फॉलोअर्स हो गए। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। I have been a long time follower of your channel. I've always appreciated how you simplify complex financial topics, especially for those managing investments across multiple countries. Your insights have been invaluable to me. Before I dive into the detail, I kindly ask you to redact any information underlined in this message, as I prefer to keep certain specifics private. अच्छा, मैं पहले वीडियोस जब बना रहा था कुछ दिनों पहले तक, मैं उसको PDF में कन्वर्ट करके उसको मैं बाकायदा पढ़ता था तो वो नज़र भी आ रहा होता था, लेकिन वो उसमें टाइम काफ़ी लग रहा था जिसकी वजह से ये डिले हो रही थी वीडियोस। तो मैंने कहा इसको मैं पढ़ देता हूँ, जिसमें ज़रूरत होगी मैं उसको दिखा भी दूँगा
मतलब स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा. माई करंट सिचुएशन, एज इज़ 35, ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया, करंटली लिविंग इन यूरोप का एक मुल्क है, नाम नहीं ले रहा, फॉर द पास्ट 5 years. इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री, आई हैव नेवर इन्वेस्टेड इन द स्टॉक्स बिफोर एक्सेप्ट फॉर द ब्रीफ SIP इन इंडिया विच आई स्टॉप्ड व्हेन आई मूव टू यूरोप. गुड फॉर यू, बिकॉज मैंने अभी पॉडकास्ट की थी फैसल के साथ. मेरे एक्स कोलीग थे, वो आए थे यहाँ पर, तो उनके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट थी वो. बहुत आप जाके देख सकते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट है, पर्सनल फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो उस पॉडकास्ट को ज़रूर जाके देखें. उसके अंदर उन्होंने कहा था कुछ अरसे तक उन्होंने SIP भी रखी थी जो कि US के स्टॉक्स थे फ्रॉम इंडिया, जो कि एक बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि उसमें आपका टैक्स इनएफिशिएंसी आ जाती है. इंडिया में आपको टैक्स लगेगा जो कि सही नहीं है. तो अगर आपको US के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और आप इंडिया से बाहर हैं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत मुश्किल होता है US के स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना. लेकिन अगर आप इंडिया में हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया से हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं US के स्टॉक्स में, तो बिल्कुल भी इंडियन ब्रोकर्स को यूज़ ना करें. जिस कंट्री के अंदर हैं उसके हिसाब से उन ब्रोकर्स को यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर टैक्स एफिशिएंसी बनती है. अच्छा, अगला पॉइंट है, आई हैव never been comfortable investing in assets that are easily liquidated because I find it difficult to discipline myself when it comes to spending. ये आपका मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का ही मसला है मुझे लगता है. जहाँ पर स्टॉक मार्केट, आज मैं बना रहा हूँ ये वीडियो बाय द वे 31 अक्टूबर को, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आने वाले हैं US के अंदर. स्टॉक मार्केट धड़ाम करके नीचे गिरी हैं और लोग परेशान हो गए. मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप है, उस पर लोग हर तरह के मैसेजेस कर रहे हैं. तो परेशान होने की बात नहीं होती है. जिस चीज़ को आप लिक्विडेट कर सकते हैं, नर्व्स का गेम होता है. इसमें मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ और ये प्रूवन बात है कि इन्वेस्टमेंट्स, ख़ासतौर पे स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट्स, ये नर्व्स का गेम है. नॉट अबाउट आपको कितने अच्छे PE रेशियोज़ आते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, इस तरह की चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आपके पास नर्व्स नहीं है इसको हैंडल करने के लिए, तो आप बेहतर ये है कि इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक्स में ना करें. लेकिन इसको आप डेवलप कर सकते हैं, आप अपना टेम्परामेंट डेवलप कर सकते हैं. मैंने भी डेवलप किया है और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने डेवलप किया है. आपको टाइम देना पड़ेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली टाइम देना पड़ेगा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. जितने भी आपकी नेटवर्थ है उसका फ्रैक्शन आप स्टार्ट करें इन्वेस्ट करना, और थ्रू आउट अगले कुछ महीनों के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा करके डालते रहें उसके अंदर, तो आपको समझ में आएगा. इन एनी केस ये एक मुश्किल काम है अगर आपका टेम्परामेंट नहीं है. अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं स्टार्टेड विद फिजिकल गोल्ड कॉइन्स. फाइन, गोल्ड मुझे इतना समझ नहीं आते एज एन इन्वेस्टमेंट, लेकिन ठीक है, कुछ पार्ट हो सकता है इन्वेस्टमेंट का. एक्सपैंडेड इनटू रियल एस्टेट. अच्छा, रियल एस्टेट की बात करते हैं. ओन 2 अपार्टमेंट्स इन इंडिया एंड एन एंसेस्ट्रल होम. तो उनके इंडिया में 2 अपार्टमेंट्स हैं और एंसेस्ट्रल होम है. आपको खुद पता होगा कि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते, भले आप इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते या US के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते, आपके अपार्टमेंट से ज़्यादा का रिटर्न मिलता है. ये आपको खुद पता होगा. मुझे क्योंकि नंबर्स नहीं पता तो मैं श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन आई एम फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि आपके जो, अगर आप कंपेयर करें उन टाइमिंग्स को और इन्वेस्टमेंट की डेट्स को, तो आपने इन अपार्टमेंट से ज़्यादा बेहतर इंडियन के स्टॉक्स और US के स्टॉक्स में पैसे बनाए हुए होते हैं. परचेज एन ऑफ प्लान प्रॉपर्टी इन दुबई, एक्सपेक्टेड होम हैंड ओवर इन 2026. ये प्रॉपर्टी जो आपकी ली आपने, इसमें तो आपको फ़ायदा हुआ होगा क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टीज़ ओवर द मून गई हैं अभी पिछले 1-2 सालों 3 सालों के अंदर, तो इसमें तो आपको फ़ायदा हो रहा होगा. ओन अ हाउस इन, अच्छा, जिस यूरोपियन कंट्री में रहते हैं वहाँ पर इन्होंने एक घर भी लिया है विद 175,000 यूरोज़ इक्विटी बेस्ड ऑन द करंट मार्केट वैल्यू. तो उसके अंदर थोड़ी बहुत इक्विटी भी बन चुकी है. 5 साल से ये उस मुल्क में रह रहे हैं यूरोप के अंदर. यूरोप का अच्छा मुल्क है बाय द वे ये. न्यू डेवलपमेंट, अच्छा, अब एक नई डेवलपमेंट हुई है. इनकी कंपनी है, बहुत मशहूर कंपनी है, नाम अगेन उन्होंने कहा था कि ना लूँ मैं. उनको RSUs मिले हैं जो कि बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक्स यूनिट्स होते हैं. इसका मतलब ये होता है, अच्छा, ये जो मैंने उस वक्त बात की थी ना, एक मैं इंस्टाग्राम की वीडियो दिखाऊंगा, वो उसी के बारे में. आई चेंज्ड माई जॉब अ ईयर अगो एंड एज पार्ट ऑफ माई सैलरी पैकेज आई वॉज अवॉर्डेड 52,000 वर्थ ऑफ RSUs, 15 stocks units. The value of these RSUs has increased recently to $60,000. So $52,000 के स्टॉक्स मिले थे, $60,000 के स्टॉक्स हो गए हैं. 15 यूनिट थे इसके. और अब ये बात करते हैं कि इसका वेस्टिंग शेड्यूल है, यानी कि जो इस तरह के रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक्स यूनिट्स होते हैं उसमें आपको ये नहीं होता कि आपको $60,000 के या $52,000 के स्टॉक्स मिल गए और अब आप उसको जाकर बेच कर पैसे निकाल सकते हैं. ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, इसका वेस्टेड शेड्यूल होता है. इसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर इन्वेस्टेड रहना पड़ता है
उसके बाद हो सकता है 100% आप रिट्रीव कर सकें, या फिर हो सकता है इसमें 33% या इनके केस में 33% आप रिट्रीव कर सकते हैं। अच्छा, उसमें है वेस्टिंग का शेड्यूल बताया उन्होंने। आई कैन वेस्ट 33% ऑफ द अवॉर्डेड RSUs एट द बिगिनिंग ऑफ 2025 एंड 33% एवरी ईयर देयर आफ्टर। यानी कि जो उनके 33% जितने वो निकाल सकते हैं वो 33% है 2025 के बिगिनिंग में, और बाकी के अगले सालों में वो 33% निकाल सकते हैं। तो जो वेस्टिंग होती है बेसिकली वो आपके जो अलाउेबल शेयर्स हैं जो आप रिट्रीव कर सकते हैं, ये उनकी बात हो रही है। तो अगर $60,000 का अगर हो गया है आपके स्टॉक प्राइस, तो आप 33% की बात करें तो ऑलमोस्ट $20,000 ये निकाल सकते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ 2025। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि आई एक्सपेक्ट टू रिसीव 50,000 RSU refresher every year. Each refresher will follow the same vesting schedule, meaning in the fourth year I will be able to vest 33% of 3 different refreshers. That is 33% of each 50,000 refresher at the same time. यानी कि हर साल आपको 33% अलाउ होगा उन पैसों से निकालना। तो इस साल $20,000 बनते हैं, अगले साल अगर आपको दोबारा से मिल जाते हैं ये पैसे तो ज़्यादा पैसे बन जाएंगे अगले साल के हिसाब से, लेकिन ये इस तरह से मिलते रहेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि गिवन योर एक्सपर्टीज इन पर्सनल फाइनेंस एंड नॉलेज ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट, आई रियली अप्रिशिएट हियरिंग योर थॉट्स ऑन द फॉलोइंग। होल्ड और कैश आउट RSUs since I have limited experience with the stocks. Do you think it would be wiser to cash out the RSUs as they vest, or should I hold on to them for a longer period of time, like 5 to 6 years, to potentially benefit from further stocks appreciation? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इफ़ आई डिसाइड टू कैश आउट द RSUs एवरी ईयर, वन ऑप्शन इज़ टू यूज़ द फंड अलॉन्ग with my annual bonus to make a larger balloon payments on my mortgage, helping me reduce debt faster. Alternatively, I can use RSU to fund upgrade my real estate investment in Dubai by selling my current off-plan property and purchasing a better unit. I'd love to get your views on these options, or if there is any other strategy I should consider. Okay, now इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन है वो बड़ा टेक्निकल है, कुछ लोगों को शायद समझ में ना भी आया हो क्योंकि सब लोगों को इतनी डिटेल में नहीं समझ में आती चीज़ें। तो पॉइंट ये है, मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दूं। इनके पास स्टॉक्स में इनको मुश्किल लगता है इन्वेस्ट करना क्योंकि लिक्विड होता है और ये जल्दी अगर कोई नुकसान हो रहा होता है या इवन फ़ायदा हो रहा होता है उसके अंदर लोगों की साइकी होती है, वो उन पैसों को रिट्रीव कर लेते हैं और वो फ़ायदा नहीं ले पाते जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का कंपाउंडिंग के थ्रू होता है। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इनका ये था कि इनकी एज 35 है, ये इंडियन है लेकिन उस यूरोपियन कंट्री में रह रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री इन्होंने बता दी थी कि कुछ इंडियन रियल एस्टेट इनके पास है, एक दुबई के अंदर भी ऑफ प्लान प्रॉपर्टी है। इसके अलावा उन्होंने पहले किसी ज़माने में यूएस के स्टॉक्स में इंडिया में रहते हुए इन्वेस्ट किया था, अब नहीं करते। अब इनके पास जो नई डेवलपमेंट है, इनकी जो जॉब है इसके अंदर इनको कुछ स्टॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं, हर साल इनको $50,000 मिलते हैं। $52,000 लिखा हुआ है इसमें, $52,000 मिलते हैं, अगले साल भी मिलेंगे। लेकिन इस $52,000 को फॉरेन स्टॉक्स को आप लिक्विडेट नहीं कर सकते। इन $52,000 को एक साल आपको अपने पास रखना पड़ता है और उसके बाद आप 33% उसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास एक सब्सटैंशियल अमाउंट फिर भी वेस्टेड रहेगा, मतलब इन्वेस्टेड रहेगा, और आप उसको वापस वेस्ट नहीं कर सकते। अब इसका जो मेरे ख्याल से, और जो क्वेश्चन इनका है वो ये कि इन जो आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं इनको वेस्ट करें, यानी कि उनको उसको रिट्रीव करें वापस, या उनको इन्वेस्टेड रहने दें। तो जो कंपनी आपने बताई है वो कंपनी बड़ी मशहूर कंपनी है, लेकिन इस तरह की मशहूर कंपनीज़ का मैं कहूँगा कि बेहतर ये है कि जितनी जल्दी हो सके इन पैसों को आप निकाल लें और उसको आप इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं। जो दो ऑप्शंस आपने बताए वो भी अच्छे हैं, यानी कि आप दुबई की प्रॉपर्टी को अपग्रेड कर सकते हैं या फिर आप इंडेक्स फंड जो यूएस के होते हैं उसके अंदर डाल सकते हैं। मैं कहूँगा आपको, जैसे आपने बताया कि आपके पास टेम्परामेंट नहीं है लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स रखने का, तो आई वुड से कि आप पैसे तो लाजमी निकाल लें। आपको उस 33% से जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं वो लाजमी आपको निकाल लें। उस पैसों को निकालने के बाद आपको करना क्या है, उसके अंदर दो ऑप्शन है एज यू सेड। एक ऑप्शन आपने खुद बताया, बल्कि दो ऑप्शन आपने खुद बताया। एक दुबई की प्रॉपर्टी में अपग्रेड कर सकते हैं, वो आप इसलिए नहीं कर सकते कि क्योंकि आपको फिर इसके लिए एक प्रोसेस करना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, और उसके बाद अगली प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। अब मुझे नहीं पता कि आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन जो दूसरा बेहतर ऑप्शन है वो ये कि आप अपनी जो यूरोप में जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको पे ऑफ करना शुरू कर दें, बलून पेमेंट करें उसके अंदर, और उससे आपकी मॉर्गेज कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो पैसे आ रहे हैं
उनको आप जो यूएस के स्टॉक्स हैं, इसके ऊपर मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सकता है इस वीडियो के बाद लॉन्च हो या इससे पहले हो या उसमें सीट्स ना हो। इन एनी केस मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें आप जाकर उसकी लैंडिंग पेज को देख सकते हैं। किसी को बुक करना हो तो उस कोर्स को बुक भी कर सकता है। उसके अलावा अगर लेट्स से कोर्स ऑलरेडी हो चुका होगा तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग अलग से फिर डालूंगा और उसको फिर जाकर आप देख सकते हैं विथ ऑफ कोर्स सम कॉस्ट। तो वो आपको लाइव रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग होगी वो मिल जाएगी, लेकिन Q&A जो होगा वो लाइव कोहोर्ट के अंदर ही होगा, तो वो इंटरेक्शन डिफरेंट लेवल की होती है। उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली जो इंडेक्स फंड्स होते हैं यूएस के, उसको आप किस तरह से अपने फ़ायदे में यूज़ कर सकते हैं। आप यूरोप में रहते हैं, आप बहुत आराम से अच्छे ब्रोकरेज हाउस के थ्रू अपना अकाउंट खोल सकते हैं और उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो यूएस के इंडेक्स फंड्स हो या फिर जो वर्ल्ड इंडेक्स फंड हो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि आपको परेशान होने की बात नहीं होगी कि आपको कौन से स्टॉक्स लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं। आप एक ETF के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होंगे और उसके थ्रू आप अपना पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हैं कि आपको जो भी एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, पैसे तो आपको हर सूरत में निकालने हैं, जो आपको पैसे मिल रहे हैं उसको हाफ आप, या हाफ भी नहीं, आप आई वुड से कि 3/4 आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर बलून पेमेंट करें जो आपकी यूरोप में है, और 1/4 आप उसके इंडेक्स फंड्स ले लें, और फिर उस प्रॉपर जो इन्वेस्टमेंट है आप उसको देखें कि कैसे चल रही है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से जिस कंट्री में आप हैं उसके अंदर भी ऑप्शंस होंगे टैक्स फ्री अकाउंट के, तो टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट्स भी उसके थ्रू हो सकती हैं अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो ये बोलूँगा जिस कंपनी में आप हैं उसके जो भी 33% आपको रिट्रीव कर सकते हैं पैसे, वो करके आप आइदर अपनी जो यूरोप की प्रॉपर्टी है उसके अंदर पैसे डालें, या फिर जो इंडेक्स फंड है उसके अंदर पैसे डालें, या फिर मिक्स एंड मैच करके जो आपकी सिचुएशन बनती है उसके अंदर कर सकते हैं। मैं पर्सनल फाइनेंस पर वीडियोस बनाता हूँ, मेरा एक न्यूज़लेटर भी है इसी से रिलेटेड, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एज आई सेड कोहोर्ट भी चल रहा है, आप उसमें भी जाकर एनरोल कर सकते हैं, या फिर जो रिकॉर्डेड कोर्सेज होंगे, मैंने मल्टीपल कोर्सेज बनाए हुए रिकॉर्डेड, और जब ये वीडियो बन रही है तो उस वक्त रिकॉर्ड भी हो रहे होंगे, तो उसमें भी आप उनको भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पर एंड स्क्रीन में आपको कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। एक मैंने वीडियो की थी, पॉडकास्ट की थी, किनके साथ, नाम था उनका कामिल, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट की थी, और मैंने बात की थी दुबई की ऑफलाइन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है, बहुत अच्छी पॉडकास्ट थी, अच्छे व्यूज़ थे। इसके अलावा मैं मल्टीपल वीडियोस पॉडकास्ट भी करता रहता हूँ, तो एक मैंने पॉडकास्ट अभी रिसेंटली की थी, डैन्यूब में एक GM थे, इनके साथ जो बिल्डिंग में फसाद होते हैं वो लोग वो प्रिपेयर करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट थी, टेक्निकल थी थोड़ी सी, उसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।